Morning friends, very good morning. Welcome to my episode 163. Let's start. बख्शी सर अपनी बात कंप्लीट करके अभी भी अनामिका को ही देख रहे थे। उन्हें दिख रहा था कि अनामिका की आंखों में किसी बात के लिए नफरत है और शायद यह आदित्य के लिए ही है। इसलिए उसने एक पल भी बिना गंवाए ही जवाब दे दिया। इस बात से वो खुश थे, लेकिन अपने चेहरे पर नहीं लाना चाहते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि अभी अनामिका भले ही कॉन्फिडेंस में हाँ कह रही हो, लेकिन आदित्य की शक्तियों का अंदाजा किसी को भी नहीं था। आज तक बख्शी सर ने बस आदित्य की फाइटिंग स्किल्स के बारे में सुना ही था, लेकिन आज उन्होंने जो देखा उस पर विश्वास करना थोड़ा मुश्किल था। आदित्य इतनी सारी गोलियों के बीच ऐसे चल रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं हो, पर ऐसा मुमकिन कैसे है? वो इस सवाल को बहुत देर से अपने आप से पूछ रहे थे। उन्हें एक सेकंड के लिए लगा भी था कि शायद वो उनका वहम है, पर जब सब लोग बालकनी में खड़े रहकर आदित्य की तरफ हैरानी से देख रहे थे, तब उन्हें विश्वास हो गया कि जिस चीज को वो देख रहे हैं वो बिल्कुल सच है। उन्होंने अपनी लाइफ में बहुत सारे सोल्जर्स को ट्रेन किया था और उनमें से बहुत तो ग्रेट फाइटर्स की कैटेगरी में भी आते हैं, लेकिन उन्होंने कभी भी इस चीज के बारे में नहीं सुना था कि कोई आदमी बुलेट्स को डोज किए बिना उनसे बच सकता है। उन्हें आज तक लगता था कि जब इंसान हैंड कॉम्बैट में कुछ नहीं कर पाता, तब हथियार गेम बदल देते हैं। ऐसे में अगर आदित्य दोनों ही पार्ट्स में स्ट्रांग है तो कोई भी उसे कैसे हराएगा? यही सोच बख्शी सर को परेशान कर रही थी, क्योंकि उन्हें आदित्य से ज्यादा चिंता अनामिका की थी। उन्होंने अनामिका को बहुत ही टफ ट्रेनिंग देकर इतना बड़ा किया था, और अब टाइम आ गया था कि वो उस चीज को टेस्ट करें। पर बख्शी सर उसे या फिर किसी को भी अपने इस डर के बारे में बताना नहीं चाहते थे जो उन्हें परेशान कर रहा था। उन्होंने सोचा कि आदित्य एक पॉइंट पर तो कमजोर पड़ेगा ही, पर तभी वो अनामिका को फाइट में उतारेंगे, उसके पहले नहीं। वो यही बात सोच रहे थे कि तभी सुशील ने ताली बजाई, जिसकी वजह से उनका ध्यान टूट गया। फिर सुशील ने ताली बजाते हुए कहा, ये तो आपने बहुत ही सही डिसीजन लिया पापा। आदित्य कभी भी एक्सपेक्ट नहीं कर पाएगा कि उसके लिए खतरा बनने के लिए हमारी अनामिका भी होगी। अब फाइट में और भी ज्यादा मजा आएगा। सुशील इतना कहकर बीच में रुका। सब देख रहे थे कि वो मन में कुछ सोच रहा है। फिर उसने एकदम से बख्शी सर की तरफ पलटकर कहा, पापा मैंने अभी जस्ट एक आइडिया सोचा है, जिससे हमारा एंटरटेनमेंट भी होगा और इनकम भी आएगी। और वो क्या है भला? बख्शी सर ने क्यूरियसली पूछा। तब सुशील ने स्माइल की और कहा, हम यहां से होने वाली सारी फाइट्स का डायरेक्ट टेलीकास्ट करेंगे और हर फाइट पर जीतने वाले के हिसाब से पैसे लगाएंगे। ब्लैक मार्केट और डार्क वेब पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसी चीजों में इंटरेस्टेड रहते हैं। हम उनसे डिजिटल करेंसी में पैसे मांगेंगे और फिर जो जीतेगा उसको हमारा शेयर कट करके दे देंगे। कैसा रहेगा? आइडिया तो बहुत ही अच्छा है सुशील। इससे हमें उन फाइटर्स को यहां बुलाने का खर्चा भी नहीं देना पड़ेगा और सब कुछ इसमें ही कवर हो जाएगा, गौतम ने कहा। और फिर वो भी बख्शी सर की तरफ देखकर कंफर्मेशन का इंतजार करने लगा। बख्शी सर ने कुछ सेकंड सोचा और फिर कहा, ठीक है, हम ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। तुम 3 बिजनेसमैन यहां बैठे हो, ये तुम्हारी जवाबदारी रहेगी कि हमारा कुछ भी लॉस ना हो। अब उसकी चिंता मत कीजिए बख्शी सर, हम सब संभाल लेंगे, अनुराग ने कहा। फिर वो सब वहां बैठकर स्माइल करने लगे और उसके बाद बख्शी सर ने सबसे पूछा, किसी और को कुछ कहना है तो कह सकता है, वरना आज के लिए हम सबको यही खत्म कर सकते हैं। दादू, मुझे कुछ कहना है, करण ने टेबल के एंड पर बैठे हुए कहा। बख्शी सर ने उसकी तरफ देखा और उन्हें देखा कि वो किसी चीज के बारे में परेशान है। फिर उन्होंने उससे कहा, कहो, तुम्हें जो भी कहना है करण। मुझे आपसे एक सवाल है दादू। हाँ पूछो। आप मुझे बताइए कि जब आपके पास अपॉर्चुनिटी थी कि आप ट्रेनिंग दे सकें, तो आपने मुझे क्यों नहीं दी? और क्यों मुझे कभी भी यह पता नहीं चला? हर बार जब भी मैं माँ से या आपसे पूछता था कि अनामिका कहाँ है, तो आप यही कहते थे कि वो कुछ काम कर रही है। अब मुझे समझ आया कि मेरे 12 साल के होते ही आपने मुझे अमेरिका क्यों भेज दिया, ताकि मैं कभी भी इस चीज को नोटिस न कर पाऊं। मैंने सही कहा है ना? सुशील और सबके चेहरे पर से स्माइल चली गई थी और वो बख्शी सर की तरफ घूर कर देख रहे थे। बख्शी सर को करण की आंखों में दिख रहा था कि वो इस सवाल को पूछते हुए अंदर से बहुत ही बुरा फील कर रहा है, लेकिन उसे ये जानने का पूरा अधिकार है कि ऐसा क्यों हुआ। इसलिए बख्शी सर अपनी जगह से खड़े हुए और
आसपास घूमते हुए उन्होंने कहा, हाँ करण, तुमने ठीक समझा। मैंने तुम्हें वहां इसलिए भेजा था ताकि तुम ये नहीं पता कर पाओ कि तुम्हारी बहन ट्रेनिंग कर रही है। लेकिन ये मेरा डिसीजन नहीं था कि तुम मुझसे ट्रेनिंग लोगे या नहीं। ये डिसीजन तुम्हारे मम्मी पापा का था। मुझे याद है कि विनोद और अवनी की इस बारे में बहुत बहस हुई थी कि वो किसे भेजे। विनोद तुम्हें ही भेजना चाहता था, और अवनी को तुम बहुत ज्यादा प्यारे थे और उसे पता था कि एक दिन मैं अपने स्टूडेंट की जान की बाजी लगवाने को भी तैयार रहूंगा। शायद इसलिए तुम्हारी माँ ने अनामिका को चुना। अब मुझे नहीं पता कि उसने ऐसा किस कारण या किस वजह से किया, और जो भी हुआ वो हो गया है। अब इन बातों से कुछ मतलब नहीं है कि ट्रेनिंग किसकी हुई और किसकी नहीं। तुम भी इस बारे में ज्यादा मत सोचो और इस मीटिंग को आज यहीं खत्म करो। बख्शी सर इतना कहकर करण की ओर देखने लगे और उम्मीद करने लगे कि वो कुछ कहेगा, लेकिन करण ने कुछ नहीं कहा। उसके पास कहने के लिए कुछ था भी नहीं। और तब बख्शी सर ने कहा, ठीक है, तो अब सब बाहर जा सकते हैं। सबको अपना अपना रोल पता है और उसी के हिसाब से काम होना चाहिए। उनकी इस बात को सुनकर सबने गर्दन हिलाई और एक एक करके सब बाहर निकल गए। जब अनामिका वहां से बाहर निकली तो वो थोड़ी उदास और गुस्से में थी। उसके दादू ने जस्ट उसे बताया था कि उसकी माँ को अपना बेटा बहुत ज्यादा प्यारा था और इसी वजह से उन्होंने उसे ट्रेनिंग नहीं दिलवाई। उसके मन में अपने बचपन की बहुत सारी यादें दौड़ने लगी। जब भी वो ट्रेनिंग करके अपनी माँ के पास आती थी तो वो ज्यादातर करण पर ही ध्यान देती थी और अनामिका को इग्नोर करती थी। पहले उसे नॉर्मल लगता था, लेकिन धीरे धीरे करके ये चीज उसे नॉर्मल लगने लगी थी। और जब करण अमेरिका चला गया तब उसकी माँ ने उस पर ध्यान देना शुरू किया था। अनामिका को यह चीज सोचकर अपनी माँ के ऊपर गुस्सा आया। उसे अब उनसे घिन सी महसूस होने लगी थी। पता नहीं क्यों, पर अभी वो जिस तरह से अपनी माँ से अपना दुख शेयर कर रही थी, अब उसे वैसा कुछ भी फील नहीं हो रहा था। उसके मन में गुस्सा भर रहा था और उसने सोचा कि जब वो आदित्य से जीतेगी तब अपनी माँ को बताएगी कि वो कितनी खतरनाक है और अपने इस गुस्से की जड़ को उखाड़ कर बाहर फेंक देगी। यही बात सोचकर उसके चेहरे पर एक स्माइल आ गई और फिर वो अपने कमरे में चली गई। वहीं दूसरी ओर आदित्य और मृणाली जब कार में बैठे तब दोनों को ही गुस्सा चढ़ रहा था। मृणाली को आदित्य के अनामिका से बात करने का गुस्सा था और आदित्य को इस बात का कि मृणाली ने अनामिका की गलती ना होते हुए भी उससे ऐसे बात क्यों की। आदित्य अपनी नई जिंदगी के पहले दिन से ही उसे बहुत अच्छी तरह से जानता था और उसे पता था कि अनामिका उनके साथ ऐसा कुछ नहीं करेगी जिसमें आदित्य का नुकसान हो। आज भी जो वो बात आदित्य को बता रही थी वो बस इसलिए ताकि उसे बाद में कोई नुकसान नहीं झेलना पड़े। अनामिका की यह बात बिल्कुल सच थी कि आदित्य बख्शी सर को प्रॉपर नहीं जानता है। उसे बस इतनी ही इंफॉर्मेशन उनके बारे में थी जितनी उन्होंने शेयर की थी, लेकिन उसके आगे ऐसे क्या सीक्रेट्स हैं जिनसे उन्होंने अपनी लाइफ को बनाया है, आदित्य कुछ भी नहीं जानता। वो यही बात सोच रहा था कि तभी मृणाली ने थोड़ा सा अकड़ते हुए उससे पूछा, अब हमें कहाँ चलना है? मुझे घर पर ड्रॉप कर दो और फिर तुम भी अपने घर चली जाओ। कल हुआ तो ट्विंकल का फ्यूनरल रहेगा, तब मैं तुम्हें फोन लगाकर इन्फॉर्म कर दूंगा। आदित्य ने भी उसी टोन में कहा। मृणाली को समझ आ गया था कि आदित्य भी उसके जैसे ही गुस्सा है और उसने आगे कुछ न कहने का फैसला किया क्योंकि उसे पता था कि ऐसा करने से ही उसके और आदित्य के बीच की लड़ाई के चांसेस कम रहेंगे। यही बात सोचकर वो ड्राइविंग पर फोकस करने लगी और कुछ ही देर में वो मनोरमा नगर में एंटर हुए। जब उनकी कार मनोरमा नगर में एंटर हुई तब आदित्य ने देखा कि वहां पर लोगों की बहुत ज्यादा भीड़ है और किसी जगह पर से काला धुआं निकल रहा है जो आसमान में बहुत ऊपर तक जा रहा है। उसे लगा कि जैसे कहीं पर आग लगी हुई है और लोग बस उसी को देख रहे थे। धीरे धीरे करके उनकी गाड़ी अपने घर के करीब जाने लगी तो भीड़ बहुत बढ़ गई और लास्ट में एक ऐसा पॉइंट आया कि वो गाड़ी को आगे नहीं ले जा सकते थे। आदित्य को डर लगा कि शायद आग उसके घर से ही आ रही है और यही सोचकर वो जल्दी से अपनी कार में से उतर गया। मृणाली भी आदित्य की तरह उतरी और फिर वो दोनों भीड़ को साइड हटाकर आगे जाने लगे। जब वो सबसे आगे पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनका ही घर आग से घिरा हुआ है। आग हर कोने में थी और ऊपर आसमान तक उसकी लपटें जा रही थी। साइड में एक फायर ब्रिगेड खड़ी थी जो पानी को लगातार आग पर मारकर उसको बुझाकर काबू करने की कोशिश कर रही थी। आदित्य उस जलती हुई आग को देखकर बहुत ज्यादा शॉक में था और उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हुआ होगा। लेकिन फिर अचानक से उसके मन में आया कि जब निखिल ने गौतम को यहां से निकाला होगा तब शायद उसने उसके घर में आग लगा दी होगी। आदित्य को बहुत गुस्सा आया और बुरा भी लगा।
क्योंकि वो यही सोचने लगा कि जो भी उसकी सारी यादें थी वो उस घर में ही रह गई और अब वो बेबस के साथ बेघर भी हो गया है। उसकी आंखों में आंसू आने लगे और तब उसने मृणाली को देखा। वो भी उसी की तरह शॉक में थी और कहीं ना कहीं उसकी आंखों में भी आंसू आ गए थे। उसकी बहुत सारी ऐसी यादें और चीजें थी जो वो इस घर में छोड़कर गई थी और हमेशा यहाँ पर आने के बारे में सोचती रहती थी। लेकिन आज जब पूरा घर काला हो चुका है और उसमें से आग की लपटें निकल रही हैं, तब उसे अपना पास्ट बर्बाद होते हुए दिख रहा है। उसे लग रहा था कि जैसे अब शायद आदित्य की जिंदगी का एक ऐसा पड़ाव आ चुका है जहां पर वो कुछ भी कर ले, लेकिन यहां से लौट पाना मुश्किल नहीं है और उसकी गलतियों और डिसीजंस का कॉन्सिक्वेंस मृणाली को भी झेलना पड़ेगा। Thank you for hearing. Thank you very much. Very, very interesting chapters. This was.